नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने YouTube चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCQ सीरीज फॉर वीडियो वीपीडीओ, जिसका एग्जाम आपको 4 और 5 दिसंबर को होना है और ये इस सीरीज का पार्ट 11 है। इससे पहले 10 पार्ट इस सीरीज के हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट इस सीरीज के नहीं देखे हैं तो आप लोग इस सेशन के खत्म होने के बाद पिछले पार्ट भी जरूर देखिएगा। पिछले पार्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की पूरी लिंक दे दी गई है, उसके माध्यम से आप जो भी इसके 10 पार्ट हमने पहले किए हुए हैं उनकी लिंक आपको मिल जाएगी। उन वीडियोस में भी दोस्तों हमने जो वीडियो आपका एग्जाम होना है उसके लिए टारगेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो एग्जाम के लिए इस सीरीज के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड करंट अफेयर जैसे सभी सब्जेक्ट्स जो आपके वीडियो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी से टारगेटेड क्वेश्चंस। और दोस्तों ये सीरीज आपको हर रात 8 बजे यूट्यूब पे देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे उन सभी दोस्तों के साथ जिनका भी 4 और 5 दिसंबर को वीडियो का एग्जाम है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे, ताकि जैसे ही रात 8 बजे ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो तो आप सभी के पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप इस सीरीज को रेगुलर देखते रहें। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो चाहिए होगी तो वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिलेंगे, जिनके माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF की फाइल के साथ साथ अन्य भी जो आपके एग्जाम रिलेटेड जितनी भी सामग्री है वो चीज आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों MCQ सीरीज फॉर वीडियो वीपीडीओ का आज का सेशन। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा कि कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। ए ऑप्शन बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, बी ऑप्शन जैन धर्म का पुनः उदय, सी ऑप्शन चतुर्थ बौद्ध संगति और डी ऑप्शन है आपका गांधार शैली का विकास। तो आपने बताना है कि जो कनिष्क था उसके शासनकाल में इनमें से सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो थी वो हुई थी आपके कनिष्क के शासनकाल के टाइम पे। ये बात को आप लोग ध्यान में रख लेंगे। और चतुर्थ बौद्ध संगति में दोस्तों थेरवाद त्रिपिटक के ताड़पत्रों पर लिखा गया था। और जो ये संगति हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगति, ये आपके कश्मीर के कुंडल लवम में देखने के लिए मिली थी, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और बौद्ध संगतियां किस किस के काल में हुई थी इसको भी आप लोग एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी। ए ऑप्शन है थानेश्वर, बी ऑप्शन है कन्नौज, सी ऑप्शन है पुरुषपुर और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो मौखरी शासक थे उनकी राजधानी इनमें से कौन सी थी। और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कन्नौज, यानी कि जो मौखरी शासक थे उनकी राजधानी क्या थी दोस्तों, उनकी राजधानी का नाम था कन्नौज। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जो मौखरी वंश था वो गुप्त राजवंश के पतन के बाद क्या हुआ था, स्थापित हुआ था और उनकी राजधानी क्या थी, कन्नौज उनकी राजधानी थी। और कन्नौज का प्रथम मौखरी वंश का जो सामंत था उसका नाम था दोस्तों हरिवर्मा। तो हरिवर्मा प्रथम मौखरी वंश का सामंत था और उसने 510 ईस्वी में क्या किया था, शासन किया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यानी कि जब गुप्त डायनेसिटी का पतन हुआ था उसके बाद आपके मौखरी शासकों की वहां पे स्थापना हुई थी और उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। ए ऑप्शन है पानीपत का तृतीय युद्ध, बी ऑप्शन है अदोनी का युद्ध, सी ऑप्शन है आपका तालीकोटा का युद्ध और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो विजयनगर साम्राज्य का जो शानदार एक युग था उसका अंत इनमें से किस युद्ध को माना जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का जो युद्ध था वो विजयनगर साम्राज्य का जो शानदार युग था उसके अंत के लिए युद्ध इसको कहा जाता है। यानी कि तालीकोटा के युद्ध के साथ ही विजयनगर साम्राज्य के युग का अंत हो गया था। और तालीकोटा का जो युद्ध था वो हुआ था दोस्तों 23 जनवरी 1565 को, जिसमें दोस्तों जो दक्कन के सुल्तान थे उन्होंने विजयनगर साम्राज्य के जो भी शासन वाले थे उनको हरा दिया था। यानी कि जो दक्कन के सुल्तान थे वो इसमें जीते थे और विजयनगर साम्राज्य इसमें हार गया था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किस में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? ए ताजमहल में, बी लाल किले में, सी पंचमहल में, या डी शेरशाह के मकबरे में। तो आपको बताना है कि इसमें से किस में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने के लिए मिलता है, यानी कि हिंद और ईरानी वास्तुकला थी वो दोनों किस में देखने के लिए मिलती हैं इनमें से। और राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह के मकबरे में। तो शेरशाह के मकबरे में दोस्तों आपको हिंद और ईरानी दोनों वास्तुकला देखने के लिए सबसे पहले मिलती हैं। शेरशाह का मकबरा जो है दोस्तों वो सासाराम में है, जो अष्टभुजाकार है और तालाब के बीच में बना है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो शेरशाह का मकबरा है कहाँ? सासाराम में। अष्टभुजाकार मकबरा इसे कहा जाता है और तालाब के बीच में बना हुआ है, जिसमें हिंद और ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने के लिए सबसे पहले मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए ऑप्शन है आपका 1919 में, बी ऑप्शन है 1920 में, सी ऑप्शन है 1922 में, और डी ऑप्शन आपका 1923 में। तो आपको बताना है कि जो स्वराज पार्टी थी उसकी स्थापना इनमें से कब की गई थी। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1923 में आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 9 जनवरी 1923 को दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, सी ऑप्शन आपका लॉर्ड कर्जन, और डी ऑप्शन आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो आपको बताना है कि जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उस समय जो भारत के वायसराय थे उनके बारे में आप लोग जरूर देख के जाएंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है जलियांवाला बाग नरसंहार के समय में भारत के वायसराय थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? यह हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को पंजाब अमृतसर में जो प्रसिद्ध जलियांवाला बाग था उसमें यह नरसंहार देखने के लिए मिला था, जिसमें दोस्तों जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश एक भारी संख्या में जो भीड़ थी उस पर दे दिया गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, जो हुआ था कब था? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ए ऑप्शन है चंबल, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन आपका कावेरी, और डी ऑप्शन आपका गोदावरी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी जो वो नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। यानी कि नर्मदा एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से जो नदी बहती है वो दूसरी नदी इसमें से कौन सी है? तो दूसरी नदी है दोस्तों वो है ताप्ती। तो ताप्ती और नर्मदा ही ऐसी नदी हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि भ्रंश घाटी से होकर दो नदियां बहती हैं जिनके नाम क्या क्या हैं? नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका बरकाकाना प्रपात, बी ऑप्शन आपका चित्रकूट प्रपात, सी ऑप्शन आपका रजत प्रपात, और डी ऑप्शन आपका केवटी प्रपात। तो आपको बताना है कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट प्रपात। तो चित्रकूट प्रपात जो है वो भारत लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के रूप में इसको जाना जाता है भारत के अंदर। और चित्रकूट जलप्रपात जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में देखने के लिए मिलेगा। और जो चित्रकूट प्रपात है ये इंद्रावती नदी पर है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये सभी मौसम में आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि चित्रकूट प्रपात में 12 महीने पानी रहता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में इंद्रावती नदी जो बहती है उस पर ही देखने के लिए मिलता है। और चित्रकूट प्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? ए ऑप्शन आपका एंथ्रासाइट, बी ऑप्शन आपका बिटुमिनस, सी ऑप्शन है कोक, और डी ऑप्शन आपका लिग्नाइट। तो आपको बताना है कि इसमें से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका लिग्नाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो लिग्नाइट को दोस्तों भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट जो होता है वो एक निकृष्ट वर्ग का पत्थर कोयला होता है, और जो इसका रंग होता है दोस्तों कत्थई या काला भूरा होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका जो घनत्व होता है वो भी कोयले की अपेक्षा में बहुत
कम होता है और इसको क्या कहा जाता है, भूरा कोयला कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो कत्थई या काला भूरा कलर का होता है, जिस कारण से इसे भूरा कोयला कहा जाता है। तो भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है कि जो बुक्सा बाग परियोजना है भारत के किस राज्य में स्थित है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो बुक्सा बाग परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य में है और बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है 1983 में इसको स्थापित किया गया था 15वें टाइगर रिजर्व के तौर पर। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का जो एक जिला है अलीपुर द्वार, उसमें ये स्थित है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि जो बुक्सा टाइगर रिजर्व है वो आपका कहाँ देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में। अगर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ लेगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे कि जलपाईगुड़ी में ये बुक्सा बाग परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन आपका उड़ीसा। तो आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु है उस राज्य के आरक्षण विधेयक को नवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि तमिलनाडु राज्य का आरक्षण विधेयक नवी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 5, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 9, सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 10 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 11। तो आपको बताना है कि इनमें से किस अनुच्छेद के तहत संसद जो है वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 जो है उसके तहत जो है संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है, इसका अधिकार उसे प्रदान किया गया है। और जो भारतीय संविधान है उसके भाग 2 में दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में उपबंध किए गए हैं, जिसके अनुच्छेद 11 में यानी कि जो लास्ट अनुच्छेद है नागरिकता का, उसमें यह बात कही गई है कि संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। ए ऑप्शन 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी ऑप्शन 43वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी ऑप्शन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और डी ऑप्शन आपका 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उन्हें बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा। तो उस संविधान संशोधन का नाम आपने बताना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। और आपको ये बात भी मैंने पिछले वीडियोस में बताई हुई है कि मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो हमारी एक समिति थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसकी ही अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था, और जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां संशोधन जिसके तहत मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, ये हुआ था दोस्तों 1976 में। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और संविधान का जो भाग 4 है उसके क में, यानी कि भाग 4 क में इसे रखा गया था, और इसका जो अनुच्छेद है वह है दोस्तों आपका 51A। तो 51A इसका अनुच्छेद है। और भाग की बात करें तो भाग 4A में इन्हें रखा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड जो समिति है उसका नाम क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इतने पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है। ए ऑप्शन है 1 माह, बी ऑप्शन है 3 माह, सी ऑप्शन है 6 माह और डी ऑप्शन आपका 12 माह। तो आपको बताना है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच में अधिकतम जो समयांतराल की अनुमति दी गई है वो कितनी हो सकती है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। यानी कि 6 माह के अधिकतम समयांतराल 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच में हो सकता है, और संसद के 1 साल में
3 सत्र आपको देखने के लिए मिलते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। और 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच में अधिकतम यानी कि मैक्सिमम जो समयांतराल वो ले सकते हैं 6 माह का ले सकते हैं, इससे ज्यादा का समयांतराल वो लोग नहीं ले सकते। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत में संसद के 3 सत्र देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था, आपने बताना है। ए ऑप्शन है आपका लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, बी ऑप्शन है आपका A.V. अलेक्जेंडर, सी ऑप्शन आपका सर स्टेफर्ड क्रिप्स और डी ऑप्शन आपका लॉर्ड एमरी। तो आपको बताना है कि इनमें से 1946 का कैबिनेट मिशन में इनमें से कौन से जो सदस्य हैं वो नहीं थे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी 1946 कैबिनेट मिशन में जो 3 मंत्री थे उनमें से एक नहीं थे। बाकी आपके लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस हो गए, A.V. अलेक्जेंडर हो गए और सर स्टेफर्ड क्रिप्स हो गए। ये तीनों के तीनों 1946 का कैबिनेट मिशन जो 3 मंत्रियों के रूप में गठित किया गया था उन तीनों के उनके सदस्य थे सर लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। 1946 कैबिनेट मिशन लॉर्ड एमरी नहीं थे। और 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री एटली उस समय थे, जिन्होंने 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। यानी कि 1946 का कैबिनेट मिशन था जिसमें 3 लोग थे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। ए ऑप्शन आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी ऑप्शन आपका समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन आपका मुक्त अर्थव्यवस्था और डी ऑप्शन आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपको बताना है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। और इस टाइप की जो अर्थव्यवस्था होती है उसे कहा जाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसका शेष विश्व से कोई भी संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां अवस्थित है। ए ऑप्शन बेंगलुरु में, बी ऑप्शन हैदराबाद में, सी ऑप्शन कोलकाता में और डी ऑप्शन आपका नई दिल्ली में। तो आप लोगों ने बताना है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है वो इनमें से कहां स्थित है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है वो हैदराबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1976 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आई थी। ए ऑप्शन आपका 4वीं पंचवर्षीय योजना में, बी ऑप्शन आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना में, सी ऑप्शन आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना में और डी ऑप्शन आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आपको बताना है कि भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली इनमें से कब अस्तित्व में आई थी। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की अगर मैं बात करूं तो योजना का जो कार्यकाल था वो था आपका 1985 से 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना भारत में चली थी, जिसके अंदर दोस्तों शून्य आधारित बजट प्रणाली को अस्तित्व में लाया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं को भी आप लोग एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लेंगे, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। ए ऑप्शन आपका विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने से, बी ऑप्शन सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश से, सी ऑप्शन संयुक्त उद्यम स्थापित करने से और डी ऑप्शन आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। तो आपको बताना है कि जो गोल्डन हैंडशेक है वो इनमें से किससे संबंधित है। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है उसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आपका ऑप्शन होगा। सेवानिवृत्ति उसे आप लोग कर लेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन के लिए जो राइट ऑप्शन भी है वो भी आपका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से रिलेटेड है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। एसएससी ने भी ये अपना जो क्वेश्चन है एक बार पूछ लिया है। और ये जो स्कीम है गोल्डन हैंडशेक स्कीम, इसे VRS के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि VRS स्कीम भी आपकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है और गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी आपकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। ए ऑप्शन है आपका विक्रम सेठ, बी ऑप्शन है खुशवंत सिंह, सी ऑप्शन है शोभा डे और डी ऑप्शन आपका चित्रा सुब्रमण्यम।
तो आपको बताना है इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक जो है वो इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चित्रा सुब्रमण्यम। तो चित्रा सुब्रमण्यम जो है उसके द्वारा लिखी गई है इंडिया इज फॉर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि हार्ड डिस्क से डिलीट हुई जो फाइलें हैं वो कहाँ भेजी जाती हैं। ए ऑप्शन है आपका रिसाइकल बिन में, बी ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क में, और सी ऑप्शन है आपका क्लिपबोर्ड में, और डी ऑप्शन आपका मदरबोर्ड में। तो आपको बताना है कि जो हार्ड डिस्क होती है उससे अगर डिलीट की गई फाइलें होती हैं वो इनमें से कहाँ भेजी जाती हैं, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए रिसाइकल बिन में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन कंप्यूटर का ये था। आप सभी ने जिन जिन लोगों ने भी आज तक कंप्यूटर को यूज किया होगा उन सभी को पता होगा कि जो विंडोज ओएस में जो फाइल्स फोल्डर होते हैं उन्हें अगर हम लोग डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट एकदम से नहीं होते हैं, वो स्पेशली एक फोल्डर में चले जाते हैं और उस फोल्डर का जो नाम होता है उसका नाम होता है रिसाइकल बिन। आप अगर रिसाइकल बिन से डिलीट कर देंगे तो उसके बाद वो परमानेंटली डिलीट होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी चीज कंप्यूटर में परमानेंटली डिलीट नहीं होती है, वो वहां से जिस फोल्डर से डिलीट की जाती है उससे डिलीट होके वो कहां चली जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप अगर कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको इस बात का पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भूव्यवस्था जूना पैमाइश की शुरुआत किसके समय करवाई गई थी। आपको बताना है ए ऑप्शन है आपका भवानी शाह, बी ऑप्शन आपका प्रताप शाह, सी ऑप्शन आपका कीर्ति शाह, और डी ऑप्शन है आपका नरेंद्र शाह। तो आपको बताना है कि इसमें से जो भू व्यवस्था थी जूना पैमाइश उसकी शुरुआत किसके समय में करवाई गई थी, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रताप शाह के समय। तो प्रताप शाह जो था उसके समय पे भू व्यवस्था जूना पैमाइश की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गोरखों और प्रद्युम्न शाह के मध्य बाड़ाहाट युद्ध कब हुआ था। ए ऑप्शन है आपका 1802, बी ऑप्शन आपका 1803, सी ऑप्शन आपका 1804, और डी ऑप्शन आपका 1805। तो गोरखों और प्रद्युम्न शाह के मध्य बाड़ाहाट का युद्ध जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका 1803 में। तो 1803 में आपका बाड़ाहाट का युद्ध गोरखों और प्रद्युम्न शाह के मध्य देखने के लिए मिला था। इस क्वेश्चन से एक अनदर क्वेश्चन ये बन सकता है कि बाड़ाहाट किसका प्राचीन नाम है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि बाड़ाहाट दोस्तों उत्तर काशी का पुराना नाम है। और ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है कि उत्तर काशी युद्ध गोरखों और प्रद्युम्न शाह के बीच में कब हुआ था, तो वो भी 1803 ही होगा, क्योंकि बाड़ाहाट आपका उत्तर काशी का ही प्राचीन नाम है। तो उत्तर काशी युद्ध या बाड़ाहाट युद्ध कहें, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि यागीश्वर किसका पुराना नाम था। ए ऑप्शन आपका बालेश्वर, बी ऑप्शन है जागेश्वर, सी ऑप्शन है टपकेश्वर, और डी ऑप्शन आपका मदमहेश्वर। तो आपको बताना है कि यागीश्वर जो है इनमें से किसका पुराना नाम था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जागेश्वर। तो जागेश्वर का ही क्या है पुराना नाम यागीश्वर है। और जागेश्वर से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन है अभी के कनिष्ठ सहायक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो जागेश्वर है वो किस प्रमुख देवता का मंदिर है। तो आप सभी को पता होगा कि जागेश्वर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो जागेश्वर में जो प्रमुख देवता हैं वो भी कौन है, भगवान शिव हैं। और जागेश्वर का जो ये धाम है ये कहाँ है, ये है आपका अल्मोड़ा जिले में। तो अल्मोड़ा जिले में जागेश्वर है जो भगवान शिव को समर्पित है, और यागीश्वर इसका पुराना नाम है। इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि जेठ पूजे मेला कहाँ आयोजित होता है। ए ऑप्शन आपका हरिद्वार, बी ऑप्शन है पौड़ी, सी ऑप्शन है चमोली, और डी ऑप्शन आपका उत्तरकाशी। तो आपको बताना है कि जेठ पूजे मेला इनमें से कहां आयोजित किया जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी चमोली। तो चमोली जिले में दोस्तों जो माणा ग्राम है वहां जेठ पूजे मेला आयोजित किया जाता है। तो चमोली जिले के माणा ग्राम में आपको जेठ पूजे मेला देखने के लिए मिलेगा। तो चमोली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत किसके समय से मानी जाती है। ए ऑप्शन है आपका इंद्रचंद, बी ऑप्शन आपका आत्मचंद, सी ऑप्शन आपका सोमचंद, और डी ऑप्शन आपका पूर्णचंद। तो आपको बताना है कि कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत किसके समय से मानी जाती है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोमचंद। तो सोमचंद के शासन के समय से ही कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत मानी जाती है। और सोमचंद जो है चंद राजवंश की स्थापना भी सोमचंद के द्वारा करी गई थी। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और कुमाऊं में ऐपण कला की शुरुआत सोमचंद के समय से ही मानी जाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि हर्षदेव जोशी किस चंद राजवंशी के प्रशासन में था। ए ऑप्शन है आपका प्रद्युम्न शाह, बी ऑप्शन है महेंद्र चंद, सी ऑप्शन है आपका मोहन चंद और डी ऑप्शन आपका दीपक चंद। तो आपको बताना है कि जो हर्षदेव जोशी था वो किस चंद राजवंशी के प्रशासन में था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका मोहन चंद। तो मोहन चंद के प्रशासन में आपको हर्षदेव जोशी देखने के लिए मिलेगा। और मोहनचंद जो है वो एक ऐसा शासक था चंद्रवंश का जो 2 बार राजगद्दी पर चंद्रवंश की बैठा था। तो हर्षदेव जोशी जो है वो मोहनचंद के ही प्रशासन में था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और मोहनचंद राजवंश की गद्दी पर 2 बार बैठा था, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि स्वमेशी किस जनजाति की मुख्य भाषा है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बुक्सा जनजाति, बी ऑप्शन है आपका जाड़ जनजाति, सी ऑप्शन है आपका भोटिया जनजाति और डी ऑप्शन है आपका थारू जनजाति। तो आपको बताना है कि स्वमेशी इनमें से किस जनजाति की मुख्य भाषा है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बुक्सा जनजाति। तो बुक्सा जनजाति जो है उसकी एक मुख्य भाषा है क्या, स्वमेशी। तो स्वमेशी बुक्सा जनजाति की मुख्य भाषा है। बाकी दोस्तों जो भी जनजाति है, चाहे बुक्सा हो, जाड़ हो, भोटिया हो, थारू हो या आपकी जौनसारी हो, तो जितनी भी जनजाति हैं इनके बारे में आप लोग पढ़ के जरूर जाएंगे। जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में एक जरूर देखने के लिए मिलेगा, इस बात को आप मान के चलिए। तो जनजाति को आप लोग एक बार अच्छे से देख के चले जाएंगे कि उनके मुख्य देवता कौन थे, किस क्षेत्र में वो पाए जाते हैं, उनकी मुख्य भाषा क्या थी, अगर उनसे रिलेटेड कोई गीत हैं या उनसे रिलेटेड कोई डांस फॉर्म्स हैं तो वो भी आप लोग जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि ये चीजें इन्हीं जनजातियों से पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि मोनाल पक्षी के ऊपर राज्य में डाक टिकट कब जारी किया गया था, आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1970 में, बी ऑप्शन आपका 1975 में, सी ऑप्शन आपका 1980 में और डी ऑप्शन आपका 1985 में। तो आपको बताना है कि जो मोनाल पक्षी है उसके ऊपर राज्य में डाक टिकट कब जारी किया गया था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1975 में। तो 1975 में उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल पक्षी, इसके ऊपर राज्य में डाक टिकट को जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था। ए ऑप्शन आपका जयमल सिंह, बी ऑप्शन आपका शिवदत्त जोशी, सी ऑप्शन है आपका हरिराम त्रिपाठी और डी ऑप्शन आपका चंडी प्रसाद भट्ट। तो आपको बताना है कि जो वंदे मातरम था उसका कुमाऊनी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हरिराम त्रिपाठी। तो हरिराम त्रिपाठी के द्वारा वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया गया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि ऋग्वेद के अनुसार केदारखंड यानी कि गढ़वाल में कितने गढ़ थे। ए ऑप्शन है 52, बी ऑप्शन है 75, सी ऑप्शन है 100 और डी ऑप्शन आपका 36। तो आपको बताना है कि जो ऋग्वेद है उसके अनुसार गढ़वाल में कितने गढ़ थे, यानी कि केदारखंड में कितने गढ़ थे, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 100। तो ऋग्वेद के अनुसार गढ़वाल में 100 गढ़ थे, लेकिन वास्तविक में कितने गढ़ थे दोस्तों, बाद में 52 गढ़ थे, जिन्हें बाद में क्या किया गया था, एकत्रित किया गया था, यानी कि 52 गणों को एक साथ मिलाया गया था। तो आपको उस शासक का नाम बताना है जिसने गढ़वाल के 52 गणों को एक साथ मिलाया था, यानी कि 52 गणों को जीता था, आपको ये बताना है। तो जो 52 गढ़ थे उनके बारे में आपको बताना है कि किस शासक ने उन्हें एक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है पौड़ी, सी ऑप्शन है चमोली और डी ऑप्शन आपका उत्तरकाशी। तो आपको बताना है कि जो उत्तराखंड है उसमें बुढ़ापे का स्वर्ग इसमें से किसे कहा जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए देहरादून। तो देहरादून को दोस्तों उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। सो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और अगर आपको आज के सेशन के जो सवाल हैं वो पसंद आए या आपको आज के सवालों से कुछ ऐसे सवाल देखने के लिए मिले जो आपको पहले से नहीं आते थे या कुछ भी नई चीजें सीखने के लिए मिली, तो जो हमारा चैनल है उत्तर पाठशाला उसको सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, और जो वीडियो है इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए होगी तो वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखने के लिए मिलेगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उनके माध्यम से आप हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और PDF फाइल इसकी ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।